बोर्ड द्वारा जारी जो मॉडल पेपर है उसका अ भाग कल अपन ने देखा था। कुछ बच्चों की शिकायत थी कि साफ दिख नहीं रहा है, उसको एक बार क्लियर कर दिया है। तो वो प्रश्न वापस मैं रिपीट कर रहा हूं। 12 प्रश्न वो थे जो मल्टीपल चॉइस के, बहुचयनात्मक। अब सद 4 विकल्पों में से एक विकल्प आपको चुनना है। ऐसे 12 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो एक बार मैं पुनः इसको रिपीट कर देता हूं। गांधी ऋण समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, आपको कल बता दिया था। दूसरा प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929। भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र जमशेदपुर, आपको बताया था किसको, टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी का लगा था। फिर बंगाल गजट पत्रिका का संपादन जेम्स ऑगस्टस हिक्की। भारत में कौन सी दलीय बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारे राजनीतिक दल है अपने यहाँ, कुछ राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इसके बारे में भी आपको कल मैंने बता दिया था। अब आगे चलेंगे अपन। 7वां प्रश्न, सामाजिक विभाजन अधिकांश जनों पर आधारित होता है। जनों से ही हमको जाती है वो प्राप्त हो जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती है, आर्थिक सुधार अपनाती है पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है। एक ही पार्टी की व्यवस्था होती है, जैसे चीन के अंदर है, जहां भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है वहां एक दलीय व्यवस्था होगी। हालांकि वो आर्थिक सुधारों पर जोर देते हैं कि सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, सबको बराबर आर्थिक स्थिति सबकी एक समान होनी चाहिए। लेकिन उसकी एक बुराई है कि वो राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार चाहती है। उपभोक्ता शोषण का मूल कारण है अशिक्षा, ये आप लोगों को कल बताया था मैंने। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है, फसल उद्योग के लिए। किसान लोग हैं वो कर्ज लेते हैं बीज के लिए, फसल के लिए। एल्यूमिनियम प्रज्वलन उद्योग में से कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग करता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी जब अपन ने खनन के बारे में पढ़ा था कि बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का कच्चा माल है। तो और निम्न में से कौन सी विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है, तो वो थी वैश्वीकरण, पूरे विश्व का एक हो जाना, पूरे विश्व का बाजार एक हो गया। इसके बारे में भी आपको मैंने बताया था कि अमेरिका में कोई चीज उत्पादित हो रही है और हम भारत में उसको दूसरे या तीसरे दिन खरीद सकते थे। आज क्या है, पहले जब हम छोटे थे तो क्या था कि जयपुर में कोई चीज बन रही है और हमको यहाँ पर चाहिए तो बहुत समय लगता था उसको लाने में ले जाने में। लेकिन इस वैश्वीकरण का क्या हुआ है कि पूरा विश्व एक समाज बन गया है, एक समुदाय बन गया है। ये जो 12 प्रश्न है आपके 1 से 12 तक पहले प्रश्न के अंदर पूछे जाएंगे। इसकी अपन एक सारणी बना देंगे इस प्रकार से 12 खाने बना करके प्रश्न 1 का उत्तर ऐसे आप लिख लोगे और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 और जैसे फर्स्ट का ब, सेकेंड का स, जो भी है आपके, थर्ड का ब, इस प्रकार से पूरे उत्तर आप लिख लोगे। सारणी बना लीजिए। जैसे चौथा नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, अभी 5वें का आ रहा है आपको ब, तो लिख दिया बना। ठीक है। अब इसके आगे 6 प्रश्न जो है आपके वो रिक्त स्थान के आएंगे जहां आपको खाली जगह भरनी है। ये भी कल मैंने आपको थोड़ी सी चर्चा की थी कि भारतीय निर्माताओं द्वारा बनाए गए विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक हैं। ये स्वदेशी, ये भी एक आंदोलन था जो गांधी जी ने चलाया था और जिसके मूल में था चरखा, सूत काटना, वो एक प्रतीक था आजादी का। तो स्वदेशी एक बहुत बड़ा आंदोलन था। भारत से विदेशों को भेजे जाने वाले श्रमिक गिरमिटिया, कल आपको बताया था मैंने, गिरमिटिया कहलाते थे, जो इंग्लैंड और अफ्रीका अन्य देशों में काम करने के लिए भेजे जाते थे। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं हम लोग। 14 प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय। तीसरा प्रश्न था धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये सब महात्मा गांधी ने कहे। धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते। अगर धर्म का अर्थ है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अगर राजनेता सत्य नहीं बोलेंगे, राजनीतिक पार्टियां सत्य और अहिंसा पर नहीं चलेगी, तो फिर उस देश का शासन नहीं चल सकता है। इसलिए राजनीति के अंदर धर्म आवश्यक है। ये गांधी जी के शब्द थे। भारत में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को हम लोग उपभोक्ता दिवस मनाते हैं और भारत में करेंसी है वो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। ये जो 18 प्रश्न थे 18 नंबर के, बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं। अपनी किताब के सारे मल्टीपल चॉइस के जो प्रश्न हैं, बहुचयनात्मक अवस्था वाले और रिक्तस्थान वाले, उनकी एक सूची बना दीजिए कि साहब हमारे ये 100 प्रश्न तो मल्टीपल चॉइस के और 100 प्रश्न है वो रिक्तस्थान के, उनको एक बार याद कर लीजिए तो आपका 18 नंबर का ये काम है वो पूरा हो जाता है। इसके बाद में आपका तीसरा प्रश्न आएगा बोर्ड में, अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देने। ये जो प्रश्न है एक शब्द में इसका उत्तर होगा या एक पंक्ति में उत्तर होगा। 1880 के दशक में उच्च जाति की नारियों की दयनीय दशा के बारे में लिखने वाली महाराष्ट्र की महिलाओं के नाम लिखने। कोई भी प्रश्न आप पढ़ते हो पहले इसके अंदर ध्यान दीजिए क्या पूछा है। उच्च जाति की नारियां, दयनीय दशा और महाराष्ट्र की जो महिलाएं, तो आपके उत्तर हो गया ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई। प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था, एक कारण बताइए केवल। पहले मैंने आपको एक कारण बताया था कि जो भी उद्योग संपन्न देश थे, औद्योगिक देश थे, सारे के सारे आधुनिक औद्योगिक देश, वो इस युद्ध में भाग ले रहे थे, एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। सारे औद्योगिक देश जिनकी औद्योगिक उन्नति हो चुकी थी, वो देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। इससे साबित होता है कि ये आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। आदि औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं? आदि यानी पूर्व, जब शुरू आदि और अंत, तो औद्योगिकीकरण जब शुरू हुआ उससे उस समय कैसे वस्तु उत्पन्न होती थी, उस समय बाजार के अंदर कैसे वस्तुओं को पैदा किया जाता था। तो आदि औद्योगिकीकरण का मतलब है कि औद्योगिकीकरण से पहले बाजार में जो उत्पाद थे वो घरों में हाथों से बनाए जाते थे, मशीनों का प्रयोग नहीं होता था, चरखा चलता था, जूते भी हाथ से बनाते थे लोग, सारे काम है वो हाथों से होते थे। आपकी गेहूं पीसने का काम भी हाथों से होता था। औद्योगिकीकरण से पूर्व सारी चीजें वो हाथों से होती थी। ये 3 प्रश्न हो गए अपने। अगले 3 प्रश्न, जूट का प्रयोग। मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर जूट बहुत ज्यादा उत्पादित होता था, लेकिन जब देश का विभाजन हुआ तो जूट पैदा करने वाले खेत वो पश्चिमी पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश में चले गए, तो फैक्ट्रियां थी वो भारत में रह गई, इसलिए कच्चा माल की समस्या हुई। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, इनके अंदर जूट का उत्पादन शुरू किया। अब जूट का प्रयोग कहां होता है? तो जूट का प्रयोग हमारे बोरियां बनाने में, चटाई, बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धातु, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में हम लोग जूट का प्रयोग करते हैं। आपके जो गेहूं भरते हो बोरियों के अंदर, आपके सुतली आती है, बड़ी सुई में डाल के उसको सीते भी है, तो ये सारी चीजें हैं वो जूट से बनती है। आपके अनुसार बाढ़ रोकने का एक प्रमुख कारण बताइए, एक उपाय। बाढ़ बना दीजिए सीधे सा, क्या कारण है? बांध बन जाएगा तो जो भी पानी बह के आगे जा रहा है वो उस बांध के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, वहां रुक जाएगा। व्यापार किसे कहते हैं? राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। राज्य और देशों में व्यक्तियों के बीच जो वस्तुओं का लेन देन है, जैसे मैं दुकान लगा के बैठा हूं स्टेशनरी की, आप आगे किताब ली, 100 रुपए दिए, ये व्यापार हो गया। कलम खरीदी आपने, व्यापार हो गया। क्षेत्रीय दल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया 2 प्रकार की पार्टियां, एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय दल, और एक क्षेत्रीय दल है। क्षेत्रीय दल का मतलब है संघ की किसी एक इकाई में, किसी एक राज्य में काम करने वाली जो पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां कहलाती हैं। लोकतंत्र के कोई 2 लाभ, एक उत्तरदायी शासन और वैध शासन। उत्तरदायी का मतलब है सरकार हर समय संसद के प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और लोकसभा है वो लोगों का सदन है। भारत की आम जनता का प्रतिनिधित्व लोकसभा करती है, और सरकार को हर समय वहां 272 आदमियों की मेजोरिटी चाहिए। कोई भी एक प्रस्ताव गिर जाता है, सरकार इस्तीफा लेना पड़ता है। और वेद का मतलब लीगल, वो शासन व्यवस्था लीगल है, उसने जो भी कानून बनाए वो पूरे देश में मान्य होते हैं। फिर है लोकतंत्र की 2 चुनौतियां। 2 चुनौतियां क्या है लोकतंत्र के सामने? पहली चुनौती है उसके विस्तार की, और दूसरी है उसको मजबूत करने की। लोकतंत्र का विस्तार
विकेंद्रीकरण करना और उसको मजबूत करना। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, एक वर्ष के भीतर ये ध्यान रखना है। तीनों क्षेत्र कौन कौन से 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय अर्थव्यवस्था, तीनों क्षेत्रों में जो उत्पादन हुआ उसका योगफल देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। मौद्रिक मुद्रा में मूल्य, मैंने किसी को मूंगफली बेची, उसके बदले मुझे दाल मिल गई, वो मौद्रिक मूल्य नहीं है, उसका हम कीमत निकालेंगे कि अंतिम जो उपभोक्ता ने उस वस्तुओं का क्या दाम दिया है, वो मौद्रिक मूल्य है, वो उसका जीडीपी होगा। तृतीय क्षेत्र सेवाएं, प्राथमिक में कृषि पशुपालन, द्वितीय में व्यापार उद्योग धंधे फैक्ट्रियां और तृतीय में सेवाएं, बैंक बीमा प्रोफेशन जो भी है वो सब तृतीय क्षेत्र में आ गया। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित की जाती है, ये बात भी कल हमने की थी। अब अपने बात आ जाती है लघुत्रात्मक प्रश्न, जो खंड ब शुरू होता है अपना। ये प्रश्न 4 से 16, 3 प्रश्न हो गए अपने। अब प्रश्न है 4 से 16 तक और शब्द सीमा है 50 शब्द। 50 शब्द का मतलब है 3 लाइन लगभग। बड़ी जो कॉपी आपकी फुल स्केप की 3 लाइन, छोटी कॉपी जो आप यूज करते हो उसकी 5 लाइन। 3 लाइन के अंदर इसका उत्तर देना है। रूमानीवाद क्या है? रूमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो संस्कृति से जिसका संबंध था, जिसमें विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना, नेशनल थ्योरी, ये ध्यान रखना है, का विकास करना चाहता था। रूमानीवाद भावनाएं, अंतर्दृष्टि, रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देता था। इसने साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाने पर बल दिया कि हम लोग एक संस्कृति से आते हैं। हमारा देश प्राचीन वैदिक संस्कृति, पौराणिक संस्कृति, हम सबकी एक, हमारी भले जातियां अलग अलग हो, हमारी उपासना पद्धति अलग अलग हो, लेकिन हम सबके अंतःकरण में अंततः प्राचीन काल में एक ही ईश्वर था, एक ही परिवार के हम लोग हैं। ये जो रूमानीवाद आंदोलन था, जो राष्ट्रीय भावना को विकसित करने के लिए हमारी साझा सांस्कृतिक अतीत पर जोर देता था। ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है? ब्रेटन वुड्स समझौता जो दोनों विश्व युद्धों के मध्य अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में जो सहमति बनी थी उसे ही ब्रेटन वुड्स समझौता कहा जाता है। अमेरिका के अंदर न्यू हैम्पशायर के अंदर एक स्थान है ब्रेटन वुड्स। वहां पर संयुक्त राष्ट्र के सारे सदस्य देश मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में शामिल हुए, दोनों विश्व युद्धों के बीच में, ताकि व्यापार के अंदर कोई रुकावट नहीं आए। तो वहां पर जो इस स्थान पर समझौता हुआ था, ब्रेटन वुड्स एक स्थान है, यहां पर यह समझौता हुआ था विभिन्न देशों के बीच व्यापार को सही प्रकार से चलाने के लिए, आर्थिक व्यवस्था को सही प्रकार से चलाने के लिए, वो ब्रेटन वुड्स समझौता कहा जाता है। सुभेद्य जातियां क्या होती है, ये अपन ने बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा था। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के अंदर सुभेद्य जातियां, वे जातियां जिनकी संख्या घट रही है, सुभेद्य जातियां कहलाती है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली तो इनकी संख्या घटती चली जाएगी और ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। जैसे नीली भेड़ है, एशियाई हाथी है, ये इसकी उदाहरण है। वो जातियां जिनकी अभी ऊपर थोड़ा खतरा है, और अगर परिस्थितियां सही नहीं की हमने तो वो संकटग्रस्त हो जाएगी। वो जातियां अपन को बड़ी मुश्किल से भी देखने को मिलेगी। 2 उदाहरण नीली भेड़ के और एशियाई हाथी, ये सुभेद्य जातियां हैं बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता वाले पार्ट के अंदर। इसके ऊपर हमने चर्चा की थी।
बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में अभी 2-4 दिन पहले बात की थी अपन ने। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, नदी के ऊपर हमने बात बना दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इनको आधुनिक भारत के तीर्थ कहा था, मंदिर कहा था, ये बात भी मैंने बताई थी आपको। तो ये जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, इनके लाभ क्या है? एक तो खेती को निर्बाध गति से जल आपूर्ति होने से फसलों की सिंचाई होती है और कृषि उत्पादन बढ़ता है। कृषि उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होती है। बांध बना दी, बांध से हमने नहर निकाली और नहरों से पानी खेतों को पहुंच रहा है, किसानों को फायदा हो रहा है, समय पर सिंचाई हो रही है और समय पर जब फसलों को पानी मिलेगा तो अच्छा उत्पन्न होगा, उससे किसानों को फायदा होगा। दूसरा, बिजली पैदा होती है, पर बिजली परियोजना जिससे औद्योगिक उत्पादन बढ़ता है। और भी बहुत सारे थे, मछली का विकास, पर्यटन का बढ़ावा, मछलियां इकट्ठी होगी जब बांध बनेगा तो मत्स्य उद्योग का भी एक विकास होता है। इसके अलावा वहां पर पर्यटन के लिए नाव चलानी शुरू कर दी। पर्यटक जैसे हमारा जावी बांध है, पर्यटन स्थल बन गया। 31 दिसंबर के दिन जो वर्ष एंड हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ आए थे देखने के लिए, घूमने के लिए, तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, इससे बहुत सारे लाभ है। इसलिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको आधुनिक भारत के तीर्थ या मंदिर कहा। किसको? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। रबी और खरीफ फसल किसे कहते हैं? आपको कई बार चर्चा की है। जो फसल अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उगती है, हम उगाते हैं और अप्रैल और जून के मध्य में काट लेते हैं। समझ गए? दिवाली पे उगाते हैं और होली पे काट लेते हैं। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, रबी की फसल है। दिवाली से होली, ये रबी होगी जाती है। और खरीफ की फसलें, जो फसलें आपके मानसून के आगमन के साथ ही जून जुलाई में हम बोते हैं, जून जुलाई में हम लोग बोते हैं और सितंबर अक्टूबर माह में काट लेते हैं, ये खरीफ की फसलें। जून जुलाई का मतलब जब आपकी स्कूल शुरू होती है, खरीफ का मतलब स्कूल शुरू हुई तब अपन बो लेते हैं, और अक्टूबर जब दिवाली की छुट्टी होने वाली है उससे पहले काट लेते हैं। वो खरीफ की फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये प्रमुख खरीफ की फसलें। अब स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर है? बहुत स्पष्ट नाम से इसके, जब व्यापार एक देश के बीच में होता है, जैसे जयपुर से सामान कोटा जा रहा है या कोटा से इंदौर जा रहा है, इंदौर से ग्वालियर जा रहा है, ग्वालियर से अहमदाबाद जा रहा है, तो ये क्या हो गया? स्थानीय व्यापार। ठीक है? और जब व्यापार एक देश से दूसरे देश के बीच में होता है, भारत से माल चीन जा रहा है, चीन से भारत आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया। समझ में आ गई बात? एक ही देश के भीतर व्यापार हो रहा है तो वहां एक ही करेंसी चलेगी, रुपया। अब मेरा माल जाकर मैं अहमदाबाद बेच रहा हूं, मुझे रुपया मिलेगा, मैं मुंबई बेच रहा हूं, रुपया मिलेगा। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा तो अपन को विदेशी मुद्रा मिलेगी उसके बदले में। अमेरिका भेज रहा हूं तो डॉलर मिलेगा, इंग्लैंड भेज रहा हूं पौंड मिलेगा, जो भी वहां की मुद्रा चल रही है, जापान में येन चल रही है, जो भी मुद्रा चल रही है जिस देश के अंदर, वो अपन को प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है आपके, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाया था ये बात, YouTube पर भी मेरा वीडियो डाला हुआ है। ये लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से बचने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया, कई वर्षों तक चला, क्योंकि उन लोगों ने तमिलों को सत्ता में साझेदारी नहीं दी। अमेरिका के अंदर जो खिलाड़ी थे स्मिथ साहब, क्यों विरोध प्रदर्शन किया उन्होंने उस ओलंपिक खेल के अवार्ड सेरेमनी में? क्योंकि उन काले लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है। तो जब भी ये होगा तो क्या होगी? वहां हिंसा होगी। और दूसरी बात, अगर सारे लोग शामिल हो गए, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक कैटेगरी की सत्ता में साझेदारी निश्चित हो गई, तो देश क्या होगा? आगे बढ़ेगा, कार्य कुशलता बनेगी, हर प्रकार के लोग आएंगे, देश को हर अपने प्रयास से, अपने तरीकों से आगे बढ़ाएंगे, तो देश अपने आप उन्नति करता जाएगा। किस प्रकार सामाजिक अंतरों से लोकतंत्र मजबूत होता है? ये बात भी मैंने आप लोगों को बताई थी। विविधता में एक, बहुत सारी विविधता है हमारे देश में,
बहुत सारे सामाजिक समूह हैं, हम लोग 36 कौम कहते हैं। कई प्रकार के धर्म है, धर्मों के अंदर भी कई प्रकार के धर्म। मुस्लिम धर्म के अंदर सारे फिरके भारत में, हिंदू धर्म के तो मूल स्थान ही यही है, सिख मूल स्थान ये, बुद्धों का मूल स्थान ये, यहूदी, पारसी, समस्त प्रकार के धर्म इस देश के अंदर पाए जाते हैं। इन सामाजिक समूह के अंतरों से देश की एकता कैसे सुनिश्चित होगी? लोकतंत्र में सामाजिक अंतरों की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है। इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह अपनी जरूरत और परेशानियों को जाहिर कर सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। सामाजिक अंतरों की यह अभिव्यक्ति ऐसे अंतरों के बीच संतुलन पैदा कर लोकतंत्र को सुदृढ़ करती है। लोग इकट्ठे हुए एक समाज के, उन समाज का एक नेता होता है, वो चुन के जाता है और वो अपनी बात लोकसभा में, राज्यसभा में बताता है कि साहब मेरा समाज पिछड़ा है, अन्य समाजों से पीछे हो गया है, इसके लिए ये सुविधा कीजिए। सरकार उनको सुविधा देती है तो पूरा समाज मिलकर के देश के विकास में योगदान करता है। जो भी समाज रह गया है, जब सामाजिक भागीदारी होगी, सामाजिक अंतर अलग अलग है, विभिन्न प्रकार के समाज है भारत के अंदर, तो विभिन्न प्रकार के समाजों की सत्ता में भागीदारी है। जब सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो गई तो सारे समाज के लोग इस देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। परिवार के अंदर 4 पुत्र हैं मान लीजिए, और चारों पुत्र ये मानते हैं कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे पिता है, ये मेरे माता है, तो चारों पुत्र क्या करेंगे? उस परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। समझ आ गई बात? ऐसे ही जितनी ज्यादा सामाजिक समूह है, वो सारे सामाजिक समूह को जब ये लगेगा कि मेरा देश है, सबकी बराबर भागीदारी है, तो समस्त समूह क्या करेंगे? इस देश को उन्नत करने का प्रयास करेंगे। दबाव समूह और आंदोलन में अंतर समझाइए। एक दबाव समूह होता है जो राजनीति पर, सामाजिक नेताओं पर दबाव बनाता है, उनको प्रेशर में लाता है अच्छे काम करने के लिए। और एक आंदोलन हम लोग जो करते हैं सड़कों पर अहिंसक तरीके से, कई प्रकार से, तो इनमें क्या अंतर है? तो दबाव समूह का एक संगठन मजबूत होता है, जबकि आंदोलन में संगठन ढीला ढाला होता है। दबाव समूह कई एनजीओ बने हुए हैं, कई राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्ष है। जैसे अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो विपक्ष में जो पार्टियां बैठी है वो दबाव समूह कहलाता है। कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएम है, और जो भी दल है, उनका एक संगठन है और वो संगठन मजबूत है। जबकि सरकार के खिलाफ अगर कोई आंदोलन हो रहा है तो वो आंदोलन के लिए समूह बनता है, वो ढीला ढाला होता है, कुछ दिनों के लिए वो समूह बनता है। दबाव समूह में फैसले औपचारिक ढंग से लिए जाते हैं, जबकि आंदोलन में अनौपचारिक ढंग से। जो दबाव समूह होगा उसका एक विधान होता है, संविधान होता है, उसके नियम होते हैं, उसके सदस्य होते हैं। कोई संगठन है, उसके 50 सदस्य, वहां फैसला बहुमत से लिया जाएगा। आंदोलन में क्या होगा? कोई ऐसा औपचारिक फैसले नहीं होते, जिसकी जो इच्छा हो गई कर लेते हैं। कई बार हिंसक रूप भी लेते हैं आंदोलन। आपने देखा होगा बिहार के अंदर छात्रों का आंदोलन हुआ, सड़कें जाम कर दी, ट्रेन रोक दी, तो ये कई बार क्या होता है? अनौपचारिक भी हो जाता है। दबाव समूह के फैसले आंदोलनों के फैसलों की तुलना में कम लचीले होते हैं। दबाव समूह ने एक बार फैसला कर दिया तो फैसला फिर बदलता नहीं है, जबकि आंदोलनों के अंदर जो फैसले हैं वो बदलते रहते हैं। जैसे अन्ना का आंदोलन हुआ था दिल्ली के अंदर, आपको मालूम होगा, रामदेव बाबा का आंदोलन हुआ था, अभी किसानों का आंदोलन हुआ था। ये जो फैसले होते हैं लचीले फैसले, आज कोई दूसरा फैसला हुआ, कल समझौता हो गया, फिर फैसला बदल दिया, लेकिन जो दबाव समूह होंगे उनके फैसले बदले नहीं जाते आसानी से। आंदोलन जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर है, जबकि दबाव समूह नहीं। अब आंदोलन कब सफल होगा? जब लोग उसके अंदर शामिल होंगे, बहुत सारे, लेकिन दबाव समूह के अंदर ये जरूरी नहीं है कि लोग उसके अंदर शामिल हो। आर्थिक विकास क्या है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा, ये कई बार मैंने आपको बताया है। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, ये छोटे प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। आर्थिक विकास का अभिप्राय लोगों का जीवन पहले से अच्छा बनाना है। पहले जो लोग गरीबी जी रहे थे उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, क्या हो गया? बेहतर हो गया जीवन। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मान लीजिए पूरे देश की अंतिम आय 6 लाख रुपए है और देश की जनसंख्या 1 लाख है, तो 1 लाख का हम भाग दे देंगे तो 6 रुपए प्रति व्यक्ति आय। कुल जो आय है देश की, ठीक है, उसमें जनसंख्या का भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय हमको प्राप्त हो जाएगी।
अब राष्ट्रीय आय क्या है? एक लेखा वर्ष का मतलब वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24, इसको हम लेखा वर्ष कहते हैं। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का जो वर्ष है उसको वित्तीय वर्ष या लेखा वर्ष कहते हैं। उसके अंदर देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। देश में उत्पादित जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद था, ग्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्शन था, और ये उस देश के अंदर केवल उत्पादित, जैसे भारत देश में ही उत्पादित जो वस्तुओं और सेवाएं उनका जो अंतिम मूल्य है वो राष्ट्रीय आय कहलाएगा। इस राष्ट्रीय आय में हम उस देश की जनसंख्या का भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय हमको प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा खुली बेरोजगारी और छुपी हुई बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी, इन दोनों में क्या अंतर है? तो खुली बेरोजगारी पूरी तरह से व्यक्ति बेरोजगार होता है, हमको स्पष्ट दिखता है जब ये व्यक्ति एमए बीएड किया हुआ है, इसके पास काम नहीं है, घूम रहा है, ये बेरोजगार है, सिर्फ सीधा आपको दिख जाएगा। जबकि जो छिपी हुई बेरोजगारी है, प्रचंड बेरोजगारी, उसमें व्यक्ति रोजगार पर तो लगा हुआ होता है किंतु उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं होता है। एक खेत के अंदर 6 जने घर के काम कर रहे हैं, जबकि काम 3 जनों का ही है, 3 व्यक्ति फालतू में काम कर रहे हैं, उससे उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, उनका कोई योगदान नहीं, तो छुपी हुई बेरोजगारी है। लग तो रहा है कि खेत में 6 जने काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में काम 3 आदमियों का ही, 3 जने तो एक्स्ट्रा लगे हुए, वो नहीं भी हो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है उत्पादन में, वो 3 व्यक्ति छुपी हुई बेरोजगारी के अंदर आते हैं। खुली बेरोजगारी स्थायी है, जबकि प्रचंड बेरोजगारी अस्थायी है। खुली बेरोजगारी अस्थायी है, स्थायी का मतलब जैसे एमए बीएड किया हुआ आदमी है, उसको नौकरी नहीं लगी, वो 40-45 साल का हो गया, ये क्या होगी? स्थायी बेरोजगारी। जबकि ये जो है, अब खेत के अंदर क्या किया उस किसान ने, 10 बीघा और जमीन खरीद ली, तो 3 आदमी और उसके एडजस्ट हो गए काम करने में, समझ गए? या ज्यादा फसल पैदा हो गई तो वो व्यक्ति वहां अस्थायी रूप से ये बेरोजगारी होती है। मुद्रा आवश्यकताओं के द्वारा सहयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देती है, व्याख्या कीजिए। प्रश्न आपको पहले समझना आवश्यक है। मुद्रा यानी मनी आवश्यकताओं के द्वारा सहयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। कैसे समाप्त कर देती है? कि मुद्रा द्वारा सभी वस्तुओं और सेवाओं की विनिमय दर निर्धारित होती है। एक कलम आप खरीदोगे, 5 रुपए निर्धारित है उसकी। आपको केबल का कनेक्शन लेना है, 300 रुपए का पैकेज निर्धारित है उसके अंदर, ठीक है? उसकी दर जो है वो फिक्स है, निर्धारित है। विनिमय दर का मतलब उसको खरीदने की या बेचने की जो दर है वो फिक्स होती है। अतः कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु बेचकर मुद्रा प्राप्त कर उस मुद्रा से अन्य आवश्यक वस्तुएं क्रय कर सकता है। अब जैसे किसान है, किसान के मूंगफली हो गई 100 टन, 1000 किलोग्राम मान लो मूंगफली उसके पैदा हो गई, यह क्या करेगा? बाजार में 1000 किलो मूंगफली बेच देगा, ठीक है? जो विनिमय दर है, जो पैसा है उसको मान लो उसको 40,000 रुपया मिल गया उससे, तो 40,000 रुपए से वो अपने घर के लिए, बच्चों के लिए कपड़े, स्कूल की फीस, अन्य आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है, समझ गए? कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु बेचकर मुद्रा प्राप्त करेगा और उस मुद्रा से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद सकता है, सेवा भी खरीद सकता है। इस प्रकार द्वारा सहयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। अब मैं मान लो कोई सामान पैदा कर रहा हूं, वस्तु पैदा कर रहा हूं, सेवा पैदा कर रहा हूं, और उसके बदले में अगर मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो फिर मैं अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीद नहीं सकूंगा, इसलिए द्वारा सहयोग को समाप्त कर देती है। उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? उपभोक्ता के बारे में बताया था मैंने, बहुत सारे अधिकार है, जिला मंच, राज्य मंच, राष्ट्रीय मंच, 1 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़ से ऊपर के मुकदमे वो वहां ले जा सकता है। तो वो अपनी एकजुटता कैसे दिखाए? तो पहली बार वो कोई उपभोक्ता संगठन बना दे, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। तो एक आदमी नहीं लड़ सकता है, समझ नहीं है, अशिक्षा है, लोगों को उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं गांव के या ब्लॉक के, उन्होंने एक संगठन बना दिया कि साहब रेवदर उपभोक्ता मंच, माउंट आबू उपभोक्ता मंच, सिरोही उपभोक्ता मंच, बाड़मेर उपभोक्ता मंच, बावलद्रा उपभोक्ता मंच, पाली उपभोक्ता मंच, ऐसा एक मंच बना सकते हैं और अपनी एकता का प्रदर्शन कर सकते हैं।
वे अन्य उपभोक्ताओं को जागरूक कर सकते हैं। अभी मंच तो बना दिया हमने, माउंट आबू उपभोक्ता मंच। अब हम जाकर के लोगों को समझाएंगे। रविवार को, शनिवार को बहुत सारे लोग बैठे हैं कहीं, वहां चले गए 4 आदमी और समझाएंगे कि भाई आप कोई वस्तु खरीदते हो, सेवा लेते हो, तो उसके बदले में पक्का बिल लो। अगर सेवा या वस्तु में त्रुटि है, दोषपूर्ण है, आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आपको ठगा गया है, तो आप मुकदमा दायर करके उससे हर्जाना वसूल कर सकते हैं। वे किसी उत्पाद या कंपनी के खिलाफ भी एकजुट होकर प्रदर्शन कर सकते हैं। अब कोई कंपनी है जो फर्जी एडवर्टाइज कर रही है, मैंने आपको बताया था उदाहरण भी कि मां के दूध से भी अच्छा हमारा उत्पाद है बच्चे के लिए, लोग उसके खिलाफ कोर्ट में गए, उस कंपनी को स्वीकार करना पड़ा कि नहीं, मां का दूध ही बच्चे के लिए श्रेष्ठ है। तो लोग उसके खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन भी कर सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं, और पहले से जो उपभोक्ता संगठन चल रहे हैं उससे जुड़ भी सकते हैं। अब जैसे आपके अंदर मालीपुरा का लोग नहीं बना सकते कोई संगठन, तो रेदर उपभोक्ता मंच में जुड़ सकते हैं आप, ठीक है, सब मैं भी मेंबर बन जाता हूं इसका। इस प्रकार से हम लोग इस उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत कर सकते हैं, अपनी एकजुटता को दिखा सकते हैं। ये आपके खंड ब यहाँ पे पूरा हो जाता है। खंड स के बारे में अपन रिसर्च के बाद बात करेंगे। तब तक आप लोग इसको जरूर देखें वीडियो।